गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने एक क्वेश्चन का जवाब लिखने बताने वाला हूँ, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का है। ट्रिक्स फॉर सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सीएफटी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी हमने पढ़ा था, तो वैलेंस बैंड थ्योरी में कुछ कमियाँ थी। उन कमियों को दूर करने के लिए सीएफटी नई थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ मैं। बीबीटी में वैलेंस बैंड थ्योरी में हमने देखा था कि जो प्रबल लिगेंड्स आते थे तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते थे, और जब वीक लिगेंड्स आता था तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते थे। इसका कारण हम सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा समझा सकते हैं। और इसमें पहला पॉइंट लिखा है, संकुल निर्माण प्रक्रिया में लिगेंडों के प्रभाव से धातु आयन के डी कक्षकों का विपटन हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जब उप सहसंयोजक बंद होता है, कंपाउंड बनता है, तो ये डी कक्षक का विपटन हो जाता है। तो इसको समझने से पहले कॉम्प्लेक्स को हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स एक हेक्सामीन कोबाल्ट। तो ये जो कोबाल्ट है ये केंद्रीय धात्विक परमाणु है, ठीक है। और अमोनिया जो एक लिगेंड है और एक ये प्रबल लिगेंड है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना है, तो बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें क्या है कि अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कोबाल्ट के डी ऑर्बिटल्स के रिक्त ऑर्बिटलों में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। तो जब कोबाल्ट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 3d7 4s2 होता है, ठीक है ना। तो 3d7 4s2 ये है। लेकिन जब कोबाल्ट थर्ड आयंस बन जाता है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका जो ऑर्बिटल इस प्रकार से बनता है ना। इसमें केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 यहाँ से निकल जाता है और 1 यहाँ से निकल जाता है। तो ये कोबाल्ट आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में जब लिगेंड्स आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड हो जाते हैं इस प्रकार से। वो ये 6 डी ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, यहाँ पर लिगेंड्स जुड़ जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो ये कॉम्प्लेक्स का बीबीटी में हमने देखा था, ठीक है ना। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड क्यों होते हैं और अनपेयर्ड क्यों रह जाते हैं, तो उसका जो कारण है वो सीएफटी में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, संकुल निर्माण प्रक्रिया में लिगेंडों के प्रभाव से धातु आयन के डी कक्षकों में विपटन होता है। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड्स के डी ऑर्बिटल में आएगा, किसके? जो केंद्रीय धातु का आयन होता है उसके डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो उसके प्रवेश करने से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो समस्या बताता हूँ क्या होता है। वो समस्या होती है प्रतिकर्षण। सपोज देखते हैं हम डी ऑर्बिटल की आकृति इस प्रकार से ना, ये 5 डी कक्षक है। तो उसके स्टार्टिंग के 3 होते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, स्टार्टिंग के 3 इनको T2G बोलते हैं, DXY DYZ DZX, और अंत के 2 होते हैं उनको DX² -Y² DZ², इसको बोलते हैं EG। ये सभी पांचों जो कक्षक होते हैं इनकी समान ऊर्जा होती है, इसलिए इसको डीजनरेट कक्षक कहते हैं, ठीक है। वुंड के नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो कक्षक है EG कक्षक, ये अक्षों पर होते हैं, और जो DXY DYZ DZX T2G है वो अक्षों के मध्य होते हैं, ठीक है। जब लिगेंड धातु आयन के निकट पहुँचते हैं तो लिगेंडों के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, जब लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लेके आएगा, क्योंकि डी कक्षक में वो जुड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होता है कि डी कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स के भी इलेक्ट्रॉन और डी कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण करने वाला कौन है? लिगेंड्स है। तो यहाँ पर जो बात बोली है ना, संकुल निर्माण प्रक्रिया में लिगेंडों के प्रभाव से धातु आयन के डी कक्षक को विपटन हो जाता है। मतलब जब लिगेंड्स आते हैं तो रिपल्सन के कारण, है ना, इसका विपटन हो जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, किसके? इलेक्ट्रॉनों को, डी कक्षक के। तो ये प्रतिकर्षण डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि करता है। जैसे मतलब प्रतिकर्षण होता है तो डी कक्षक का ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अभी तो क्या थे, समान ऊर्जा के थे, लेकिन इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। प्रतीक धातु आयन के डी कक्षक आयन की मूल अवस्था में विभिन्न दिशाओं में विन्यासित रहते हैं। ये तो मालूम ही है आपको कि धातु आयन के डी कक्षक आयन मूल अवस्था में विभिन्न दिशाओं में ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला। अतः
अतः लिगेंडों की दिशा में उपस्थित डी कक्षकों की ऊर्जा में अन्य डी कक्षकों की ऊर्जा अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये T2G और EG है, ठीक है। तो ये अक्षों पर है, कहाँ पर है, अक्षों पर है। और जो लिगेंड्स है वो कहाँ पर आता है, अक्षों पर आता है ना। और अक्षों पे भी आता है और अक्षों के मध्य भी आता है, तो वो अलग अलग केस में होता है। तो जब लिगेंड्स, जो प्रबल लिगेंड्स हैं वो अक्षों पर आते हैं, ठीक है ना, तो अक्षों के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अक्षों के मध्य ऑर्बिटल की तुलना में अधिक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं। मतलब जो ज़्यादा ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है, EG में। क्यों होता है, क्योंकि जो लिगेंड्स है वो अक्षों पर आ रहे हैं, है ना। और अक्षों पर कौन है, अक्षों पर EG है। तो जब अक्षों पे EG रहेगा तो वो जो लिगेंड्स है, अक्षों पे जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन है उनको ज़्यादा प्रभावित करेगा, जिससे इसकी एनर्जी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, ठीक। लिखा है इससे धातु आयन के 5 समान ऊर्जा वाले डिकक्षक भिन्न ऊर्जा वाले डिकक्षकों के समूह में विभाजित हो जाते हैं। इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपर्टन या ऊर्जा स्थिर विपर्टन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में। जैसे लिगेंड्स आएगा डी ऑर्बिटल्स में, तो डी ऑर्बिटल्स में पहले ऊर्जाओं का, जैसे ही लिगेंड्स आएगा तो प्रतिकर्षण का ऊर्जाओं का अंतर आएगा, तो जिसमें से EG वाले उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे और वो 5 ऑर्बिटल में ऊर्जा में चेंजेस होगा, लेकिन EG में ज़्यादा होगा, T2G में कम होगा, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अक्षीय विन्यास और अक्षीय विन्यास। ये अक्षों पर होते हैं, जैसे DXY YZ DZ, इसके मैंने बताया था अभी डी ऑर्बिटल का। ये कहाँ रहते हैं, अक्षों पर रहते हैं, अक्षों पर रहते हैं ये वाले, है ना। इसको EG कक्षक कहते हैं। और अक्षीय कौन सा है, अक्षों के मध्य कौन से रहते हैं, T2G। ये वाले जो हैं ये अक्षों के मध्य होते हैं, है ना। अगर लिगेंड्स अक्षों के मध्य आएगा तो ये इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर अक्षों पर आएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी तुलना में। जिसके भी करीब पहले आएगा, है ना, जो भी लिगेंड्स के रास्ते में आएगा भाई, तो उसको क्या है कि ये प्रतिकर्षण सहन करना पड़ेगा। अगर वो अक्षों पर आ रहा है लिगेंड, तो अक्षों वाले जो EG वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल है वो ज़्यादा एनर्जी ग्रहण करेंगे। और अगर अक्षों के मध्य आ रहा है तो वो अक्षों के मध्य वाले जो ऑर्बिटल T2G है वो उस पर असर होगा, ठीक है। वो अलग अलग एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, अक्षीय विन्यास और अक्षीय विन्यास। अब हम देखते हैं जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये आपके सामने ये एक लिगेंड है ML6 ना, कॉम्प्लेक्स है। तो M तो केंद्रीय धातु आयन हो गया आपका, और ये L6 से मतलब क्या है, ये जो लिगेंड्स है वो 6 तरफ से आ रहा है। 6 तरफ से कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है ना, एक बीच में है ना, बीच में क्या है, एक केंद्रीय धात्विक आयन है, और ये ऐसे एक अक्ष हो गया, एक अक्षीय हो गया, है ना। और एक अक्ष कैसा होगा, इसके ऊपर और इसके नीचे। तो एक अक्ष तो ये हो गया, मतलब इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, और एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, और ये जेड अक्ष से आ रहा है और जेड अक्ष के दोनों तरफ से आ रहा है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी, और ऊपर से और नीचे से। इसी डायग्राम में ये बताया गया है कि ये जो है एक एक्सिस से आ रहा है, वाई एक्सिस के दोनों तरफ से आ रहा है, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ से आ रहा है लिगेंड्स, और ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी, वाई एक्सिस में ऊपर से नीचे से भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अष्टफलकी का ये डायग्राम है। अब इसमें होता क्या है कि जब प्रबल लिगेंड्स है ना, जब प्रबल लिगेंड्स आएंगे अक्षों पर, तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी, समझ जाए ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ पर इसका विपाटन किस प्रकार से होगा कि जो EG वाले को एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ऊपर चले जाएंगे, और T2G नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए, तो चौथे इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। उसको कम एनर्जी, नीचे आने में ही कम एनर्जी लगेगी प्रबल लिगेंड की जगह पर, ठीक है। जब प्रबल लिगेंड होगा तब, तो प्रबल लिगेंड जब होते हैं तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर युग्मित हो जाते हैं। क्यों युग्मित हो जाती है, क्योंकि उसको यहाँ पर युग्मित होने में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसको ऊपर जाना पड़ेगा तो उसको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ऊपर क्यों जाएगा वो, इसलिए वो नीचे ही आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रबल लिगेंड्स ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में क्या होता है कि प्रबल लिगेंड जो है ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है
जिससे जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेड़ हो जाते हैं, उनको मजबूरन होना पड़ता है ऊर्जाओं के अंतर के कारण। क्योंकि अगर वो उसको ऊपर जाना है तो अधिक एनर्जी के लिए, तो वो अधिक एनर्जी क्यों लेगा, वो कम एनर्जी में अपना काम कर लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेड़ हो जाएंगे। लेकिन वीक वीक में क्या होता है, दुर्बल लिगेंड्स होता है ना, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को युग्मित ही रहने देता है, पेड़ नहीं कर पाता है। क्योंकि ऊपर जाने में उसको एनर्जी सेम ही लगती है, नीचे आने में थोड़ी एनर्जी उसको थोड़ा सी दिक्कत आएगी, तो उस अनपेयर्ड है ना ज़्यादा ठीक रहेगा उसके लिए। तो वो कब होता है, जब वीक लिगेंड आता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में ये देखो, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था वो अक्षों पर आया। अक्षों पे आया, अक्षों पे कौन था, ईजी था। तो ईजी जो है, जो अक्षों पे उसके रास्ते में रहेगा, लिगेंड्स के रास्ते में, तो वो ऊपर चले जाएगा, है ना, और बाकी नीचे ले जाएगा। अगर लिगेंड्स जो है, अगर लिगेंड जो है अक्षों के मध्य आता है, तो उसमें क्या होता है कि अक्षों के मध्य की जो T2G वो अधिक एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं और Eg जो है नीचे आ जाते हैं। तो ये चतुष्फलकी का है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लिगेंड कॉम्प्लेक्स का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपका धन्यवाद।